मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ में योग एवं स्वास्थ्य के बीच क्या उसका संबंध है, विश्व योग दिवस के बारे में और ध्यान का अर्थ एवं महत्व, ध्यान की विशेषताएं और योग शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व और योगासन की क्रियाएं, इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। योग एवं स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है? स्वास्थ्य तथा योग के मध्य बड़ा गहरा संबंध है। स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ बनाना, फुर्तीला रखना, बलवान और क्षमतावान बनाना, और इस उद्देश्य को पूरा करने में योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगासन द्वारा शरीर के आंतरिक विकार दूर कर शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा में योग को आवश्यक रूप से सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। योग एक ऐसा विज्ञान है जिसके अभ्यास से शारीरिक स्वस्थता के अतिरिक्त मानव मन को सही दिशा में ले जाने की क्षमता है। इसलिए शिक्षा में योग को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज का व्यक्ति शिक्षित होने के बाद भी दुखों से परिपूर्ण है, उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो गया है। इस अवस्था में एक ऐसा शिक्षा की आवश्यकता में अनुभव की गई जो मानव को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके, और इसके लिए योग शिक्षा को चुना गया। योग शिक्षा वर्तमान समय की प्रमुख अनिवार्य आवश्यकता है। शारीरिक विकास में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों का निदान होता है तथा शरीर स्वस्थ बनता है। अनेक प्रकार के योगासनों द्वारा विभिन्न रोगों का निदान बिना किसी औषधि के द्वारा संभव हो जाता है। कूर्मासन के करने से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, आमाशय के विकार दूर होते हैं, कब्ज दूर होता है तथा संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। इस प्रकार योग के प्रत्येक आसन शरीर के अंगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं और जिससे शरीर स्वस्थ होता है। योग के आसनों से शरीर में स्थिरता, स्वास्थ्य तथा अंगों में हल्कापन आना, मानसिक स्थिति संतुलन में आती है। आसन करने से शरीर सुंदर, पोष, लचीला बनता है तथा शरीर को रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी, नाड़ी, ग्रंथि को प्रयोग में लाने के लिए आसनों का विकास हुआ है। आसन मात्र शारीरिक व्यायाम न होकर मानसिक शारीरिक स्थितियाँ जिनके मन को साधा जा सकता है। आसनों का विशेष लाभ यह है कि इनका प्रभाव अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी पड़ता है, जिससे इन ग्रंथियों की क्रियाएं सुधर जाती है। योगासन शरीर के बाहर तथा आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने की क्रियाएं हैं। शरीर और मन का आपस में बड़ा गहरा संबंध है कि किसी एक की उपेक्षा करके दूसरे की देखभाल नहीं की जा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अतः जब हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक अंग स्वस्थ नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य ठीक प्रकार से हम नहीं कर पा सकेंगे। आसनों द्वारा शरीर के मल मूत्र और दूसरे विकार 7 मार्गों से पर्याप्त मात्रा में सरलता पूर्वक शरीर के बाहर निकलते रहना और फलस्वरूप शरीर संपूर्ण निरोगी रहता है। अब है ध्यान की अवधारणा। मन के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार के मोह, सांसारिक बंधनों में पड़ जाता है। मन की गति का मापन संभव नहीं होता है। मन को हमारे मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि एवं मस्तिष्क आदि नामों से पुकारा है। मन का स्वभाव है कि वह एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है, वह परिवर्तित एवं चलायमान अवस्था में रहता है। मन के इस विकृत एवं परिवर्तनशील स्वरूप को एक निश्चित बिंदु या तथ्य पर केंद्रित करने के लिए ध्यान की अवधारणा का उदय हुआ। ध्यान के माध्यम से हमारे पूर्वजों तथा मुनियों को अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया तथा उनमें अनेक प्रकार की दक्षताएं विकसित होती है। वर्तमान समय में भी योग के साथ ध्यान की चर्चा आवश्यक रूप से की जाती है। ध्यान के अभाव में योग की सार्थकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। योग एवं ध्यान की उपयोगिता के कारण वर्तमान एवं प्राचीन समय में इसे प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ किया जाता है। ध्यान का अर्थ, ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में मन चंचलता से बाधा उत्पन्न न हो। मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता के लिए ध्यान किया जाना और उसको परिभाषित करते हुए ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है।
जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ध्यान में अनेक प्रकार के आसनों एवं क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाया जाता है। फिर है ध्यान की विशेषताएं। ध्यान में मन को एकाग्र एवं स्थिर किया जाता है। ध्यान के द्वारा मन की चंचलता को समाप्त करके विषय योग द्वारा दूर किया जाता है। ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं की जाती है जो योग से संबंधित होती है। ध्यान में मनोविकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान में व्यक्ति बिंदु विशेष एवं विचार विशेष मन पर मनन एवं चिंतन करता है और ध्यान मन को सांसारिकता से पृथक कर बिंदु विशेष पर केंद्रित करता है। स्व के विकास में योग और ध्यान का क्या योगदान है? विद्यालय में छात्रों को ध्यान एवं योग की शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करना तथा विकास के मार्ग को प्रशस्त करना माना जाता है। ध्यान की शैक्षिक उपयोगिता को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया सकते हैं कि ध्यान द्वारा छात्रों का मानसिक विकास किया जाता है, जिससे कि अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता एवं अस्थायित्व लाया जा सके। ध्यान द्वारा छात्रों को मानसिक विकारों से मुक्ति किया जा सकता है और ध्यान द्वारा छात्रों में प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास होता है, क्योंकि यह गुण स्वस्थ मानसिकता से युक्त व्यक्ति में पाए जाते हैं। ध्यान द्वारा छात्रों का शारीरिक विकास किया जाता है, जिससे वह समाज उपयोगी कार्य एवं स्वयं के आवश्यक कार्यों को सरलता से संपन्न करता है। ध्यान के द्वारा छात्रों का आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास किया जाता है। इस लोक में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। छात्रों को सांसारिक संघर्षों का सामना करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। छात्रों को इंद्रिय सुखों को दास न मानकर आवश्यक एवं अनिवार्य साधनों पर ही आश्रित बनाना छात्रों में मानसिक थकान को दूर करने में ध्यान की प्रमुख भूमिका होती है और ध्यान के बाद छात्र पूर्ण अध्ययन प्रक्रिया में संलग्न हो सकता है। ध्यान द्वारा मन को स्थिर किया जाता है, जिससे छात्र को किसी तथ्य विशेष एकाग्रता में वृद्धि होती है, शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और ध्यान शिक्षक एवं छात्र दोनों पक्षों के लिए आवश्यक है। छात्रों में ध्यान में संवेगात्मक स्थिरता, शारीरिक स्थिरता एवं स्वस्थता, जिसमें छात्रों का स्व अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। ध्यान के माध्यम से छात्रों में प्रतिदिन के शैक्षिक एवं अशैक्षिक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक छात्र के शैक्षिक विकास के लिए परम आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से मन बुद्धि छात्रों की बुद्धि लब्धि एवं स्मृति स्तर में सुधार किया जा सकता है। ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है जो शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षा स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज का छात्र दुर्गुणों का शिकार हो जाता है। वह मद्यपान, धूम्रपान, चोरी करना आदि चरित्रगत दोषों से युक्त हो जाता है। यदि प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को ध्यान करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह युवावस्था के आने पर उपयुक्त दुर्गुणों से दूर रहेगा और उसका चरित्र मानव मात्र के लिए अनुकरणीय बन जाएगा, क्योंकि ध्यान में मनोविकारों को पूर्ण समाप्त कर दिया जाता है। ध्यान की प्रक्रिया, आसन, इसके माध्यम से व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया को संपन्न करता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार सिद्धासन, मुखासन, पद्मासन लगाकर किसी बिंदु विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन को स्थिर किया जाता है। प्राणायाम, इसके मन को श्वास पर केंद्रित करके प्रत्येक इंद्रिय अपने विशेष से पृथक हो जाती है। व्यक्ति अनुभव करता है कि आँख देख नहीं रही है, नाक सुन नहीं रही है, कान सुन नहीं रहे हैं, रस्ता रस नहीं ले रही है। इस प्रकार व्यक्ति ध्यान के द्वारा परिपक्वता अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर है विचार दर्शन। इसमें व्यक्ति एक दृष्टा अर्थात देखने वाले की भांति मन के विचारों को देखता रहता है। वो सोचने का कार्य मन कर देता है तथा मन की स्थिति का अवलोकन एवं मूल्यांकन करता है। फिर है योग शिक्षा। योग शिक्षा के अंतर्गत मानव के भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक पक्षों का विकास किया जाता है, जो कि सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कराया जाता है, जिससे परिपक्वता अवस्था तक पहुँचते योग शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सके। योग शिक्षा का उद्देश्य मात्र आध्यात्मिक ज्ञान को ही पुष्ट करना नहीं है, वरना उन समस्त योग्यताओं का विकास मानव में करना है जो नैतिकता एवं मानवता के विकास के लिए आवश्यक है।
गीता में ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान के उन समस्त रूपों एवं तत्वों का वर्णन किया है जो मानव के वास्तविक स्वरूप को आत्मसात करने में सहायता करते हैं। कर्मयोग के अंतर्गत निष्काम कर्म की व्याख्या की है, जिसमें व्यक्ति कर्म में आसक्त होकर दुख एवं शोक से ग्रसित न हो जाए। जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसको फल की इच्छा नहीं होती है, जिससे वह परिणाम पर विचार न करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर्म क्षेत्र में करता है। योग शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। वर्तमान समय में योग शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने की शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आज का व्यक्ति शिक्षित होने के बाद भी दुखों से परिपूर्ण है। उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो गया है। इस अवस्था में एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई है जो मानव को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। गीता में प्रस्तुत लाभकारी योग संबंधी तत्वों के कक्ष अंशों का संकलन करके योग शिक्षा विषय का प्रादुर्भाव हुआ। इस योग शिक्षा में यह अपेक्षा की गई है कि यह मानव को संपूर्ण अर्थों में मानव बनाएगी। इस लोक में उसको सुख प्रदान करके आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराते हुए मोक्ष प्रदान करेगी। योग शिक्षा वर्तमान समय की प्रमुख अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि मानव सुख की खोज में अन्यायी, स्वार्थी एवं विलासी हो गया है। वह शास्त्रविद कर्मों की ओर ध्यान न देकर शास्त्र विरुद्ध कार्य करने के लिए संलग्न रहता है। ऐसे में योग शिक्षा ही मानव की डूबती नैया को बचा सकती है। योग शिक्षा के समस्त विषय गीता से ही अवतरित है। जो उद्देश्य गीता में मानव कल्याण के लिए निहित है, उनको ही योग शिक्षा में स्थान प्राप्त हुआ है। योगासन। योगासन का अभिप्राय है मनुष्य का अपने शरीर को विशेष रूप से साधना। योगासन करने का सबसे बड़ा लाभ यह है, योगासनकर्ता का रक्त शरीर में भली प्रकार प्रवाहित हो जाता है, जिससे वह दिन भर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। योगासन करने से शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील रहता है, जिससे शरीर का समुचित विकास होता है। योगासन का प्रभाव मांसपेशियों पर भी पड़ता है। प्रातःकालीन योगासन मांसपेशियों को दृढ़ एवं दीर्घजीवी बनाता है और योगासन के द्वारा व्यक्ति व्याधियों के बढ़ते क्रम के साथ साथ अहंकार, तृष्णा, अज्ञान के बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। हे के त्याग, बाह्य कारणों की शुद्धि, अंतकरण की असंगतता, लक्ष्य विषय की ओर दृष्टि विचार करना, धारणा चेतना के सूक्ष्म एवं सूक्ष्म भावों में तल्लीन रहना इत्यादि। इन उपायों से क्रमशः एक एक करके प्रकृति के सारे अवगुण खुलते जाते हैं और मनुष्य अपनी शुद्ध आत्मा के साथ एकाग्र हो जाता है। पतंजलि योग का अभ्यास इसके द्वारा पूर्ण रूप से संभव हो जाता है। प्रायः ईश्वर या आत्मा की खोज के लिए विधियों के साथ इसको प्रयुक्त किया जाता है। योग का उद्देश्य अनंत एवं व्यापक होते हैं। योग का सीमित स्वरूप है प्रकृति के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कायिक एवं मानसिक अंगों के संयम एवं नियम के लिए दृढ़ साधना का मार्ग अपनाया जाता है। योग मन एवं शरीर की स्वच्छता एवं स्थिरता के लिए प्रयास करता है, जिससे कि व्यक्ति में पूर्ण आत्मनियंत्रण बना रह सके। अस्तित्व के शेष एवं जीवन शक्तियाँ, आवेग, मस्तिष्क गतिशीलता एवं भौतिक शरीर मृत्यु पर्यंत काम करने के लिए बने रहते हैं। अब योगासनों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन करने से पूर्व, योगासन करते समय हमें बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। योगासन से पूर्व पेट, आंतें खाली होनी चाहिए। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर कुछ देर तक टहलने के बाद ही योगासन करें। अत्यंत ठंड के दिनों में गुनगुने जल से स्नान करें। योगासन करने से पूर्व शरीर सुखा ले। भोजन के 6 घंटे बाद या दूध पीने के 2 घंटे बाद खाली पेट रहने पर ही योगासन करें। योगासन करने से पहले 1 गिलास शीतल एवं ताज़ा जल अवश्य पी लें, क्योंकि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित होकर संधि स्तरों का मल निकालने में भारी सहायक होता है। योगासन स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर करना चाहिए। योगासन जमीन पर या लकड़ी के बने तख्त पर दरी बिछाकर करना चाहिए। योगासन करते समय मौसम के अनुसार आवश्यक वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र ढीले होने चाहिए। योगासनों का अभ्यास करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। जितना शरीर झुक सके उतना ही झुकाएं। अब है योगासन की क्रियाएं। बैठकर किए जाने वाले आसन सुखासन, सिंहासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन,
पश्चिमोत्तासन, मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, जानुशिरासन, कूर्मासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, अंजनेयासन, कपोतासन, योग मुद्रासन, गर्भासन, कुक्कुटासन, आकर्ण धनुरासन, एक पाद सिंहासन, योग निद्रासन, मयूरासन एवं काकासन। ये सभी बैठ कर किए जाने वाले हमारे योग है। अब ऐसे सुखासन, यह ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आदर्श आसन है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को पुष्ट रखने के साथ साथ पाचन क्रिया को संतुलित करता है। सुखासन की विधि, सर्वप्रथम आप बैठ जाए, घुटने मोड़े और दोनों हाथ घुटनों तक रखें। बाहों का दबाव घुटनों पर डालें, जिससे छाती बाहर की ओर आए और रीढ़ तन जाए। सिर एवं शरीर के एक सीध में तना हुआ रहना चाहिए। फिर है सिंहासन की मुद्रा में पूरा शरीर तना रहता है। जीभ अधिकतर सीमा तक बाहर की ओर निकाली जाती है। आंखों से ऊपर की ओर देखा जाता है। यह मुद्रा लगभग ऐसी होती है जैसे कि कोई सिंह दहाड़ रहा हो। सिंहासन की विधि, घुटने मोड़कर अपनी एड़ियों पर बैठ जाए, हथेलियों को अपने घुटनों पर रखकर अधिक दबाव दे। इस प्रकार आपकी रीढ़ की हड्डी तन जाएगी। अब मुंह खोलकर जेब बाहर निकालें और गले के अंदर के भाग से शेर की भांति 3-4 बार दहाड़ करें। आंखें जितनी फैला सकते हैं फैलाकर ऊपर की ओर देखें। इस अवस्था में 4-5 मिनट रुके, इसके बाद पूर्व स्थिति में लौट आए। फिर है पद्मासन। पद्म का अर्थ है कमल। पद्मासन प्राणायाम तथा ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। प्राणायाम करने से योगी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। आप जितना अधिक अभ्यास पद्मासन का करेंगे उतना ही लाभ होगा। पद्मासन विधि में प्रथम मुद्रा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए फर्श पर बैठे, पैरों के तलवे आपस में फैला मिलाएं और एड़ियां आप शरीर के जितनी निकट संभव हो सके रखें। अब कमर सीधी रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाएं और दबाव डालें। कुछ अभ्यास के बाद आप स्वयं देखेंगे पैर जो फर्श से ऊपर उठते रहते थे आसानी से जमीन पर लगने लगेंगे। अब दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़ लें और घुटने ऊपर नीचे हिलाएं। इस प्रकार आपके पैरों के जोड़ खुलेंगे तथा मांसपेशियों की लचक बढ़ेगी और आप इस आसन को लगाने में सक्षम हो जाएंगे। तृतीय मुद्रा, इस मुद्रा के लिए सर्वप्रथम आप कमर सीधी रखते हुए दोनों पैर सामने फैलाकर नितंब के बल बैठ जाएं। अपना बायां पैर उठाकर दाएं पांव की जांघ पर जितना ऊपर संभव हो सके उसको टिकाएं। फिर है चतुर्थ मुद्रा, को अपना दायां पैर उठाए और मुद्रा 3 की तरह बाएं पैर की जांघ पर टिकाएं। फिर बद्ध पद्मासन, यह आसन पद्मासन का ही एक परिष्कृत रूप है। इसका अभ्यास सदैव पद्मासन के पश्चात ही करना चाहिए। बद्ध पद्मासन की विधि है, पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाए, दायां हाथ पेट के पीछे से घुमाकर आगे लाएं और दायां पंजा पकड़े। इसी प्रकार से बायां हाथ भी पीठ के पीछे से घुमाकर आगे लाएं और बायां पैर का पंजा पकड़ लें। पश्चिमोत्तासन, पश्चिमोत्तासन की मुद्रा में आने के लिए सिर को एकदम से घुटनों से न लगाएं, बल्कि धीरे धीरे घुटनों एवं कमर को सीधा रखते हुए संपूर्ण धड़ को नीचे झुकाएं, अन्यथा रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक खिंचाव पड़ेगा। यह आसन देखने में जितना आसान है उतना करने में उसका कठिन। अब है पश्चिमोत्तासन की विधि। पश्चिमोत्तासन की विधि निम्नलिखित 3 मुद्राओं से वर्णित है। प्रथम मुद्रा, सर्वप्रथम जमीन पर बैठ जाए और अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर उठाएं। हाथ को जितना खींच सके ऊपर की ओर खींचें। इस मुद्रा में आपको पैर के पंजों का खिंचाव ऊपर की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरी मुद्रा है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर दबाएं, धीरे धीरे कमर सीधी रखते हुए पूरे धड़ की नीचे झुकाएं, रीढ़ के बीच से झुकने का प्रयास न करें। फिर तृतीय मुद्रा है, घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकाते जाइए और कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए माथे को घुटनों से अथवा घुटनों से आगे लगाएं और अपने पंजे पकड़ने का प्रयास करें। प्रारंभ में आप कुछ कठिनाइयों का अनुभव अवश्य करेंगे, किंतु निरंतर अभ्यास से आप ऐसा कर पाने में सफल हो जाएंगे। यदि माथा घुटनों से तथा घुटनों से आगे न लगे तो सांस भरते हुए
प्रारंभ में 3-4 गहरी सांस लेने की अवधि तक इस स्थिति में रहिए। फिर है मत्स्येन्द्रासन। पद्मासन की मुद्रा में बैठकर किया जाने वाला यह आसन महान योगी मत्स्येन्द्र की देन है। अनेक लाभ प्रदान करने वाला यह आसन करने में अत्यंत ही आसान है। जमीन पर बैठकर बायां पैर पद्मासन की मुद्रा में दाएं पैर की जांघ पर रखे। अब बाएं हाथ में पैर को सहारा देते हुए पैर के ऊपर से लाकर घुटने के समीप टिकाएं और हाथ जमीन पर टिकाकर दाईं ओर घूमें। मत्स्येन्द्रासन की विधि। अर्ध मत्स्येन्द्रासन की विधि में महान योगी मत्स्येन्द्र का द्वारा विकसित कर आसन अन्य आसनों की भांति रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे मोड़ने की अपेक्षा दाएं अथवा बाएं घुमाता है। इस मुद्रा से पहली बाकी ओर मोड़े, तत्पश्चात दाईं ओर मोड़े। प्रथम मुद्रा में पैरों को जोड़कर घुटनों से मोड़े और रीढ़ पर बैठ जाए। अब दाएं पैर पर वजन टिकाकर उस पर बैठ जाए जिससे कि बायां पैर मुक्त हो जाए। अब बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर से इस प्रकार लाए कि बायां पैर दाहिने पैर के घुटने के पास आ जाए, दायां पैर नितंबों के पास हो और रीढ़ की हड्डी तनी रहे। चतुर्थ मुद्रा में कंधों की ऊंचाई तक बाहें खोले और बाईं ओर घूमें। पंचम मुद्रा में दायां हाथ बाएं घुटने तक लाए, बाएं पैर हाथ से पकड़े रहे, बायां हाथ जमीन पर शरीर के पीछे टिकाए, सांस छोड़े और जितना अधिक मुड़ सके मुड़े। दृष्टि बाएं कंधे पर केंद्रित होनी चाहिए। जानुशिरासन। यह आसन पश्चिमोत्तासन का एक परिष्कृत रूप है। यह आसन पाचन संस्थान को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसे प्रत्येक आयु वर्ग का मनुष्य कर सकता है, किंतु गर्भवती महिलाओं के लिए यह आसन वर्जित है। फिर है कूर्मासन की विधि। यह आसन भी पश्चिमोत्तासन परिवार का ही एक अंग है। संपूर्ण शरीर को एक साथ प्रभावित करके यह आसन शरीर को सुडौल एवं लचकदार बनाता है। दोनों पैर जितना फैला सके लो फैलाकर बैठ जाए। अब घुटने थोड़े ऊपर उठाते हुए आगे झुके। दोनों हाथ घुटनों के नीचे से निकाल के पीछे ले जाएं और जब तक झुके तब तक उसकी अपनी ठोड़ी जमीन से न लग जाए। इस मुद्रा में 2-3 मिनट तक रुके और तत्पश्चात पूर्व स्थिति में आ जाए। अब है वज्रासन। यह आसन करने में अत्यंत आसान और अधिक लाभ प्रदान करने वाला है। ध्यान लगाने के लिए भी यह आसन अत्यंत उचित है। वज्रासन की विधि। इस आसन के लिए सर्वप्रथम आप घुटने पीछे की ओर मोड़कर दोनों पैरों पर बैठ जाएं। ध्यान रहे बैठते समय आपके तलवे ऊपर की ओर होने चाहिए। अब दोनों हाथ घुटनों तक जमाकर जोड़ डालें। इस प्रकार आपकी रीढ़ की हड्डी तन जाएगी। वज्रासन करते समय गर्दन सीधी रखें। इस अवस्था में 15 से 20 मिनट तक रुके। इसके पश्चात आपकी पूर्व स्थिति में आ जाए। फिर है अंजनासन। शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला यह आसन संपूर्ण शरीर को एक साथ प्रभावित कर लाभ प्रदान करता है। इसको करते समय संतुलन का संयम बना रखें। सबसे पहले आप बाएं पैर का घुटना मोड़कर बैठे, दायां पैर नीचे निकाले, दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठाए और धीरे धीरे जितना अधिक संभव हो सके पीछे झुके। इस मुद्रा में 3 से 4 मिनट तक रुके। इसके बाद आप पूर्व स्थिति में आ जाए और यही क्रिया दूसरे पैर पर भी दोहराएं। कपोतासन। यह आसन अंजनासन का ही परिष्कृत रूप है। इस आसन में शरीर की मुद्रा ऐसी होती है मानो कपोत छाती फुलाए बैठा है। कपोतासन की विधि। कपोतासन की विधि को हम निम्नलिखित मुद्राओं में बैठ सकते हैं। प्रथम मुद्रा। बाएं पैर का घुटना मोड़कर बैठे, दाएं पैर नीचे निकाले, बायां हाथ जमीन पर टिकाकर शरीर को सहारा दे और दाएं हाथ से दाईं पैर पकड़कर ऊपर उठाएं। फिर है दाएं पैर पर दाएं हाथ से पकड़ बनाए रखें और धीरे धीरे पीछे झुके। बायां हाथ जमीन पर टिकाकर रखें जिससे आपका संतुलन बिगड़ जाए। योग मुद्रासन। यह आसन पद्मासन परिवार का ही एक अंग है। इसका अभ्यास स्नायु संस्थान एवं पाचन संस्थान के लिए अधिक लाभप्रद है। योगासन। योग मुद्रासन में इसके लिए पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर पैरों की एड़ी के पीछे इस प्रकार रखें कि वह पेट में हल्का दबाव डालें। रीढ़ की हड्डी सीधे रखें और तल कर बैठे। इसमें आप धीरे धीरे आगे की ओर झुके और सिर जमीन पर टिकाए। 2 से 3 मिनट तक
इस मुद्रा में रुकने के पश्चात आप अपनी पूर्वी स्थिति में आ जाए। गर्भासन, बद्ध पद्मासन, योग मुद्रासन, कुक्कुटासन की तरह यह आसन भी पद्मासन परिवार से संबंधित है। इसके लिए सर्वप्रथम आप पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाए तथा दोनों हाथ कुक्कुटासन की तरह दोनों पैरों की पिंडली जांघों के मध्य से निकलकर ऊपर की ओर उठाए, कानों को छुए। इस प्रकार आपके पैर ऊपर उठ जाएंगे और तत्पश्चात पूर्व स्थिति में आ जाए। कुक्कुटासन यह आसन के पद्मासन परिवार का एक अंग है। इस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है। पद्मासन की मुद्रा में बैठकर दोनों हाथों को चित्रानुसार पैरों की पिंडली और जांघों के मध्य से निकालकर जमीन पर टिकाएं। अब शरीर का भार हाथों पर डालकर संपूर्ण शरीर ऊपर उठाए। आकर्ण धनुरासन यह आसन करने में अत्यंत आसान और अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाला है। इस आसन में शरीर की मुद्रा इस प्रकार होती है, एक तीर चलाने वाला कमान पर तीर ताने खड़ा हो। फिर है एक पाद सिरासन, योग निद्रासन। एक पाद सिरासन में क्या आएगा? यह आसन पाचन संस्था को प्रभावित कर अत्यधिक लाभ पहुंचाता है और नियमित रूप से यह आसन करने से आमाशय के सभी रोग विकार दूर होते हैं। योग निद्रासन सर्वप्रथम पीठ के बल लेटकर दायां पैर ऊपर उठाए और सिर के पीछे ले जाइए और यह अपना बायां पैर उठाए और दाएं पैर के पंजे से क्रॉस करते हुए सिर के पीछे ले जाइए। मयूरासन, इस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है। इस आसन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, अतः इसमें प्रवीण पाने के लिए प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। मयूरासन की विधि में घुटने मोड़कर दोनों पैरों की एड़ी मिलाकर एड़ी पर बैठ जाइए। अब दोनों हाथ धरती पर इस प्रकार टिकाइए कि अंगुलियों का झुकाव पीछे की ओर हो और कोहनी और कलाई आपस में मिलाइए। फिर एक आकासन, शारीरिक संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण नमूना है। इस मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों पर होता है। सिर काप काप करते हुए काक की तरह से आगे की ओर तना रहता है। यह आसन देखने में कठिन एवं करने में अत्यधिक सरल होता है। इससे केवल संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। फिर है हल आसन। इस प्रकार से हल के द्वारा धरती को जोतकर विभिन्न फसलें उगाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से हलासन शरीर को जोतकर उसे स्वास्थ्य प्रदान करता है। शरीर को हल की आकृति में डालने वाला यह आसन करने में थोड़ा कठिन है। आरंभ में इस आसन से आपको पैर धरती पर लगाने से कुछ कठिनाइयाँ अवश्य होती है और धीरे धीरे आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। फिर है मत्स्यासन। इस आसन को सर्वासन आसन के पश्चात करना चाहिए। इस मुद्रा में शरीर एक मत्स्य की मुद्रा में ढल सकता है। चक्रासन। चक्रासन एक कठिन आसन है। इसे करने से पूर्व शरीर का लचीला होना अत्यंत आवश्यक है। चक्रासन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार आपके हाथों एवं पैरों पर होता है। उत्पद्मासन, ऊर्ध्व उत्तासन, पादासन, भुजंगासन विधि। भुजाधारी आसन से शरीर ठंड फैलाए भुजंग की अवस्था में आ जाता है। हमें चित्रों के माध्यम से भुजंगासन की अवस्था में आने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार के सभी योग हमको करने चाहिए। पाद हस्तासन, त्रिकोणासन, शीर्षासन, सिर के बल खड़े होकर किए जाने वाले आसन, शीर्षासन, वृश्चिकासन, ऊर्ध्वाधरासन। योग के बहिरंग यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य आसन, ध्यानात्मक आसन, संवेदनात्मक आसन, विश्रांतिकारक आसन, प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रोचक, प्रत्याहार, योग के अंतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि, व्यायाम, व्यायाम करना। शारीरिक वृद्धि हेतु व्यायाम का विशेष महत्व है। इसके अभाव में बालक का संतुलित एवं उचित विकास संभव नहीं है। शरीर को स्वस्थ एवं निरोग
प्रकार का व्यायाम करना अत्यंत सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। व्यायाम में अनेक प्रकार के कुश्ती लड़ना, दौड़ना, दंड बैठक, तैरना, खेलना आदि। श्वास संस्थान पर प्रभाव, रक्त संचार पर प्रभाव, मांसपेशियों की क्रिया पर प्रभाव और त्वचा पर प्रभाव। व्यायाम में और स्वास्थ्य के प्रति क्या संबंध है? व्यायाम का स्वास्थ्य से भी घनिष्ठ संबंध है। व्यायाम से पेशियां सक्रिय हो जाती है। पेशियों के सक्रिय होने के कारण उनकी ओर से रक्त का बहाव तीव्र हो जाता है, जिससे रक्तवाहिनी नलियां फैल जाती है। हृदय तेजी से रक्त फैलाने लगता है। फुफ्फुस, त्वचा, यकृत आदि भी उद्दीप्त होकर अधिक कार्य करने लगते हैं। भूख तेज हो जाती है और ग्रंथियों से पाचन रसों का स्राव अधिक होने लगता है, जिससे अच्छे आहार की उपयोगिता बढ़ जाती है। शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है। व्यायाम शारीरिक क्षमता और रोगों का निवारण करने का प्राकृतिक उपाय माना जाता है। यदि नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो शारीरिक दोषों को दूर करने में पूर्ण सफल रहता है। मनुष्य के स्वास्थ्य सुधार को भी योजना बनाई जाती है, जिससे व्यायाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है और नियमित व्यायाम से हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर की कार्यशक्ति क्षमता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ एवं बलिक बनता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, स्वास्थ्य तंत्र में सुधार आता है और अनेक बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। रोग निवारण व्यायाम का आशय उन विभिन्न प्रकार के योगासन एवं शारीरिक क्रियाओं से लिया जाता है जो कि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति को मेरुदंड में दर्द होता है, वह अनेक दवाओं के सेवन के पश्चात भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसका दर्द दूर नहीं होता। इसके पश्चात भी किसी आसन या व्यायाम के माध्यम से दर्द से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो भी व्यायाम रोगों से मुक्ति दिलाता है वह रोग निवारक आयाम की श्रेणी में आते हैं। और रोग निवारक व्यायाम का महत्व, रोग निवारक व्यायाम के अंतर्गत अनेक व्यायामों को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में रोग निवारक व्यायामों का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका प्रयोग अनेक दृष्टियों से लाभ प्राप्त होता है। इसके प्रमुख लाभ एवं उपयोगिता का वर्णन हमें रोग निवारक व्यायाम के माध्यम से शरीर को किसी प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में यह चिकित्सा की प्रमुख विधि मानी गई है। शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति के फलस्वरूप रोग निवारक व्यायामों से एक और कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलने का कार्य होता है। रोग निवारक व्यायामों के अंतर्गत शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था होती है, जिससे वर्तमान में वह व्यायाम रोग दूर करते हैं, भविष्य में उस अंग में रोग होने की संभावना को समाप्त कर देने का कार्य करते हैं। रोग निवारक व्यायाम के माध्यम से खिलाड़ियों एवं एथलीटों को लगने वाली चोटों दर्द का निवारण सरलता से हो जाता है। रोग निवारक व्यायाम में से प्रत्येक कार्य में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। रोग निवारक व्यायाम का उद्देश्य मात्र किसी अंग विशेष रोग को दूर करना ही नहीं है, वरना संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाना होता है, क्योंकि व्यायाम का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर होता है। रोग निवारक व्यायाम से दो प्रकार के लाभ होते हैं। प्रथम लाभ के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता। द्वितीय लाभ में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। रोग निवारक व्यायाम आयुर्वेदिक प्रणाली पर आधारित होते हैं और आयुर्वेदिक दवाएं किसी रोग को दूर नहीं करेगी तो रोग उत्पन्न भी नहीं करेंगी। रोग निवारक व्यायाम के माध्यम से शारीरिक अक्षमता को भी दूर किया जाता है। सुबह के समय ओषयुक्त घास पर नंगे पैर घूमने से आंखों की दृष्टि संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार यह व्यायाम अक्षम अंगों को सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। रोग निवारक व्यायामों के माध्यम से मात्र शारीरिक रोग ही नहीं होते, वरना शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का विकास संभव होता है। अतः यह मानव शरीर के लिए पूर्ण उपयोगी माने जाते हैं और रोग निवारक व्यायामों से रक्त के संचार की गति भी पूर्ण होती है। इस प्रकार व्यायाम और स्वास्थ्य के बीच संबंध है और उसके रोग निवारक व्यायाम उपाय भी बताए हमने, और योग के बारे में बताया, विश्व योग दिवस के बारे में बताया, ध्यान का अर्थ के बारे में बताया। इस प्रकार ये आपका सिलेबस फिनिश होता है। थैंक यू।